नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ आज फिर आपसे मुखातिब हूँ उन कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ और टॉपिक्स को लेकर के जो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल या फिर जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं बहुत होती हैं, लेकिन कई बार हमारी नज़रों से वो चीज़ें ओझल हो जाती हैं या हम उन समाचारों पर ध्यान नहीं दे पाते और टीवी न्यूज़ या दूसरे चैनल्स पर भी उन पर कम जिक्र होता है। ऐसा ही हाल का एक डेवलपमेंट है जो कि GST काउंसिल ने लिया है। GST काउंसिल, जैसा कि आप जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, GST परिषद 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आई और ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें एक नया आर्टिकल 279A जोड़ा गया, जिसके ज़रिए 1 जनवरी 2017 से फ्रॉम 1 जनवरी 2017 एक नया टैक्स GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया। इस 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 101वें संविधान संशोधन के तहत जो ये काउंसिल बनाई गई, ये परिषद बनाई गई, इस परिषद में भारत सरकार के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और भारत सरकार में ही वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं तथा सभी राज्य सरकारों के जो फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स हैं वो इसके नॉन वोटिंग मेंबर होते हैं। और ये जो काउंसिल होती है, ये काउंसिल आपस में से ही अपने एक मेंबर में से किसी एक को वाइस चेयरपर्सन GST काउंसिल का बनाती है। यानी कि GST काउंसिल के चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार के और वाइस चेयरपर्सन जो बाकी मेंबर्स हैं GST काउंसिल में, यानी कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस एंड रेवेन्यू एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं। ये GST जो काउंसिल है ये तय करती है कि GST के रेट्स क्या होने चाहिए, GST किन किन वस्तुओं पर किस स्लैब पर उनको तय किया जाए। ये GST के संबंध में सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और अभी तक ज़्यादातर सारे निर्णय आम सहमति से, कंसेंसस से लिए गए। लेकिन GST जब से अस्तित्व में आया तो ये देखा गया कि बहुत सारे GST से जुड़े मामले ये अदालतों में दाखिल हुए, जिसमें कि GST से संबंधित विभाग ने जो जुर्माना लगाया या GST कम देने के लिए नोटिस जारी किया या GST से संबंधित उनका कैलकुलेशन कुछ और था, उनकी गणना कुछ और थी, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं जो गुड्स और सर्विस टैक्स फाइल करते हैं उन्होंने जो अपना रिटर्न फाइल किया उससे GST का विभाग संतुष्ट या सहमत नहीं है, जबकि GST भरने वाले जो बिजनेसमैन हैं या दूसरे GST के टैक्स पेयर हैं उनके हिसाब से उन्होंने सही रिटर्न भी फाइल किया है और सही टैक्सेशन का भी उन्होंने पूरे समय पर सही तरीके से भुगतान किया है। तो अगर इस तरीके के विवाद की स्थिति आती है तो अभी तक ये मामले हाई कोर्ट में जाते थे और हाई कोर्ट में जाने का मतलब यह है कि वहाँ पहले से ही केसेस बहुत बड़ी मात्रा में पेंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा मुकदमों की संख्या लंबित पड़ी हुई है और वहाँ पर सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, कंसोलिडेशन, हर तरीके के अलग अलग जनपदों से मुकदमे दाखिल होते रहते हैं। वहाँ पर रिट जुरिस्डिक्शन भी है और ऐसे में अगर GST से जुड़ा मामला भी वहाँ जाता है तो नंबर ऑफ़ केसेस की संख्या और पाइलअप हो जाती है और बढ़ जाती है और समय पर न्याय नहीं मिल पाता, समय पर निर्णय नहीं आ पाता। और ये तो आपने सुना ही होगा, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिफंक्ट एंड जस्टिस डिफंक्ट इज़ जस्टिस डिनाइड। यानी कि देर से किया गया न्याय अन्याय होता है और इसलिए इसी को ध्यान में रखकर GST काउंसिल ने अभी हाल में यह निर्णय लिया कि एक GST से संबंधित विवादों को दूर करने के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म, एक शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई जाए और इसी के तहत GST काउंसिल ने सुझाव दिया कि GST एपेलेट ट्राइब्यूनल GSTAT यानी वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया जाए।
न्यायाधिकरण क्या होते हैं? न्यायाधिकरण या ट्राइब्यूनल को कोर्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, कार्यपालिका के न्यायालय। जैसा कि आप जानते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 के ज़रिए 42वें संशोधन 1976 के ज़रिए हमारे संविधान में 2 आर्टिकल्स जोड़े गए, 323A एंड 323B, 323A और 323B। 323A में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया, और 323B में दूसरे तरीके के न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया कि अगर सरकार को लगता है तो वह अन्य मामलों पर, अन्य विषयों पर भी न्यायाधिकरण बना सकती है। इन्हें कोर्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? इन्हें कोर्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ और गैर न्यायिक सेवाओं के अधिकारी भी सदस्य के तौर में इन ट्राइब्यूनल्स में नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका दूसरा लाभ ये होता है कि जब उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी ट्राइब्यूनल में नियुक्त किए जाते हैं तो उनके पास अपने कार्य का, अपने अनुभव का जो विशेषज्ञता उनके पास होती है, अपने सब्जेक्ट मैटर की जो नॉलेज होती है, जो कानून की जानकारी होती है, जो अपने विषय के संबंध में विशेषज्ञता होती है, फैसले करने में, निर्णय लेने में वो विशेषज्ञता और तकनीकी महारत हासिल हो जाती है। और इस तरह से जो सामान्य न्यायालयों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ केसेस हैं, उन मुकदमों की संख्या भी कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि हर ट्राइब्यूनल केवल अपने से संबंधित मामलों में ही सुनवाई करता है। जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लास 1 और क्लास 2 से जुड़े जो ऑफिसर्स हैं उनके सेवा संबंधित विवादों की सुनवाई होती है, सर्विस रिलेटेड मैटर्स। इस तरीके से इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल यानी कि आयकर न्यायाधिकरण, जिसमें केवल इनकम टैक्स से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाती है। इसी तरीके से आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज ट्राइब्यूनल, जिसमें केवल सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों से जुड़े हुए सर्विस मैटर्स, सेवा मामलों की सुनवाई की जाती है। इसी तरीके से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जो सिर्फ ऋण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। और इसी दिशा में आपने NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का भी नाम सुना होगा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जो कि एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इश्यूज़, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़े मामलों पर सुनवाई करता है। और इसी क्रम में अब हाल ही में जो चर्चा में है वो है GST एपेलेट ट्राइब्यूनल, यानी कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण। ये जो GST अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का सुझाव GST काउंसिल ने दिया है, इसमें कुल 4 मेंबर्स होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर्स और 2 नॉन जुडिशियल मेंबर्स। और ये जो GST एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में होगी, तथा इसकी हर राज्य में राज्य सरकार अपने आवश्यकता, ज़रूरतों, नंबर ऑफ GST केसेस को ध्यान में रखकर चाहे तो हर राज्य में 2 या अधिक ट्राइब्यूनल्स की बेंच बना सकती है। जो इस GST एपेलेट ट्राइब्यूनल के चेयरपर्सन या अध्यक्ष होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होंगे या फिर किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे। इसके अलावा GST से संबंधित मामलों के 2 नॉन जुडिशियल मेंबर्स बतौर अधिकारी इसमें मेंबर्स के तौर पर शामिल किए जाएंगे। और सिविल प्रोसीजर कोड 1908, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत GST एपेलेट ट्राइब्यूनल को एक सिविल न्यायालय की भांति सारे अधिकार प्राप्त होंगे। और इस तरीके से GST से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक 4 स्तरीय व्यवस्था बनाई जाएगी, जो कि पहले कहलाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दूसरा एपेलेट अथॉरिटी, तीसरा एपेलेट ट्राइब्यूनल, चौथा हाई कोर्ट और 5वां सुप्रीम कोर्ट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि जो पहला चरण होगा, GST विभाग का अधिकारी ही इस मामले की सुनवाई करेगा कि GST से संबंधित जो विवाद है उसको दूर किया जाए। अगर वहाँ पर पारितोष प्राप्त नहीं होता, रिलीफ नहीं मिलता, तो GST विभाग में ही एक एपेलेट अथॉरिटी बनाई जाएगी, यानी GST विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी GST से संबंधित
मामलों की सुनवाई करेगा और विवाद को दूर करने की कोशिश करेगा। अगर एपेलेट अथॉरिटी से भी जीएसटी विभाग में कोई राहत या संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, रिलीफ नहीं मिलता है, तो फिर जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल जिसके गठन का प्रस्ताव दिया गया है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में ये मामला जाएगा, जिसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और अगर यहाँ से भी मामले की सुनवाई में राहत नहीं मिलती या जैसा निर्णय की अपेक्षा की गई थी वैसा निर्णय नहीं आता है, तो फिर आप हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरीके से 5 टियर स्ट्रक्चर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की व्यवस्था कर दी गई है। ये 5 स्तरीय व्यवस्था होगी जिसमें कि जीएसटी से जुड़े मामलों को सुलझाया जाएगा। और इस तरीके से आप जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल के विषय में 2 पैराग्राफ का शॉर्ट नोट्स बनाएं जो मैंने आपको बताया है। और बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और इस तरीके की तमाम जानकारियां आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। अगर आपको जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, जीएस के किसी भी सब्जेक्ट एरिया में कुछ भी मालूमात हासिल करनी हो, कोई जानकारी लेनी हो, कुछ आपके डाउट्स हों, कुछ आपके क्वेश्चंस हों, कुछ आपके शको शुबह सवाल हों, तो आप हमारे वैद ICS लखनऊ के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें मेल आईडी पर भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको बहुत जल्द और तेज़ी के साथ पूरी सटीकता के साथ देंगे। वी विल प्रोवाइड यू द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस विद प्रॉम्प्ट रिप्लाई एंड विद प्रिसिशन मैटर। थैंक यू, गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफल हों और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।